हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी विद सिविल बॉडी पर। आज हम इस वीडियो के अंदर डिप्लोमा का जो भी एग्ज़ाम हुआ था RSM SSB जेई का एग्ज़ाम 18 तारीख को सेकंड पारी के अंदर उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन को हम कंप्लीट करने वाले। स्टार्टिंग में हम नॉन टेक के क्वेश्चन करेंगे एंड देन हम टेक्निकल की तरफ बढ़ेंगे। आई होप कि आपका सबका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 नॉन टेक्निकल पार्ट का ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 इज माही कंचन एंड माही धवल आर वेराइटीज ऑफ विच क्रॉप। ये बोल रहा है कि माही कंचन और माही धवल जो फसलें हैं वो किसकी किस्में हैं। क्या वो जौ की है, गेहूं की है, मक्का की है या चावल की है। तो माही कंचन और माही धवल जो फसलें हैं किस्में, ये हमारी किसकी है, मक्का की किस्में। किसकी, मक्का की किस्में हैं जो अपने दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। अगर बात करें यहाँ पे चावल की, तो चावल की जो किस्में होती है बच्चों वो होती है हमारी माही सुगंधा, है ना। क्या होती है बच्चों, माही सुगंधा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पहले का, इसका आंसर होगा बच्चों सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम जो है बच्चों वो 1956 के अंदर ये पारित हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की कि सीफ क्या है। सीफ है एक, सीफ क्या है, अरावली पर्वत में चोटी है या फिर पैराबोलिक बालू का स्तूप है या फिर अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। तो ये जो सीफ होते हैं बच्चों ये अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स होते हैं। क्या, लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स होते हैं, तो इसको बोलेंगे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बोलेंगे। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों, पॉलिटी से है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए और उसका फिर सही कूट आपको चयन करना है कि सही कूट क्या होगा। कूट नंबर 1 है आपका, इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं से की गई है। तो बिल्कुल इसकी जो शुरुआत है वो 15 सरकारी विभागों के साथ में 108 इसमें सेवाएं सम्मिलित थी। और दूसरा अगर बात करें, दूसरा स्टेटमेंट की बात करें तो ये कह रहा है सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में जो हमारे गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो छुट्टियां होती है, राजकीय अवकाश होते हैं, उनको छोड़ा जाता है। बिल्कुल उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है, उनको यहाँ पर जो है वो छोड़ा जाता है। तो ए और बी मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों जो कूट है, स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1 व 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती। तो ऑप्शन में है पिछोला, फतेह सागर, कोलायत और आना सागर। तो जो कोलायत झील है जो बीकानेर के अंदर है ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा चित्रकार है जो अपने आदम कद व्यक्तियों के चित्रों के लिए जाना जाता था। मतलब वो कहाँ पे था, अपन जयपुर के अंदर कछुआ राजवंश की बात करें तो वहां पर एक था साहिबराम करके, वो आदम कद व्यक्ति के चित्र बनाता था। तो उसको हम बात करेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी है, जयपुर का साहिबराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, क्या राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण, क्या उत्तर से दक्षिण की तरफ सही क्रम आपको बताना है कि कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, फिर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फिर हमारे पास में सी में गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, और डी है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, गंगानगर आता है, फिर बीकानेर आता है और फिर जैसलमेर आता है और फिर बाड़मेर आता है। सबसे ज़्यादा सीमा कौन सी बनाता है, वो जैसलमेर बनाता है। कितनी, 464 किलोमीटर की। ठीक है, टोटल लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर की इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। जो हमारा राजस्थान है वो पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन क्या था हमारा, बी करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया। शाहजहां, शाह आलम, औरंगजेब या फिर फारूक सियार। तो वो कौन सा था बच्चों, फारूक सियार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया।
तो किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन बच्चों अक्टूबर 2017 में किया गया था और ये क्वेश्चन जो है पिछली बार भी आपके एग्जाम में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना जिला या जिले में कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो नौहर सिद्धमुख जो है बिल्कुल हनुमानगढ़ चूरू में है। सोम कमला अंबा मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन है, वो डूंगरपुर में है। सोम कागदर जो है वो राजसमंद में नहीं है। क्या बच्चों, सोम कागदर जो है वो राजसमंद में नहीं है। और अगर सावन भादो की बात करें तो सावन भादो जो है वो कोटा के अंदर है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? निरंजनी संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय या फिर लालदासी संप्रदाय। अगर हम बात करें हरे वृक्षों की बात करें तो वो विष्णुई समाज जो है, विष्णुई संप्रदाय जो है वो हरे वृक्षों की रक्षा के लिए जाना जाता है। इसमें एक फेमस हमारी अमृता देवी जी विष्णुई, वो हमें बिल्कुल फेमस, आप सबको पता होगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर, क्या प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल जो है वो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, बरंदी का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है कहाँ स्थित है? सिक्कर, भीलवाड़ा, अजमेर या फिर टोंक। तो ये बरंदी शिलालेख जो है वो अजमेर का है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चित्तौड़ की द्वितीय शाखा में किस रानी ने जोहर किया था? क्या चित्तौड़ के द्वितीय शाखा जो हुआ था, सेकंड जो शाखा हुआ था, उसमें किस रानी ने जोहर किया? तो पहले बात करूं अगर पद्मिनी की, तो उन्होंने सबसे पहले सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी और महाराणा रतन सिंह के दौरान जो 1303 में जो युद्ध हुआ था उस टाइम पद्मिनी ने वहाँ पे जोहर किया था। अगर बात करें हम सेकंड की, चित्तौड़ के सेकंड शाखा की बात करें तो कर्णावती ने वहाँ पर जोहर किया था। तो इसका आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर पद्मिनी ने जोहर मतलब जो किया था वो किया था 1303 के अंदर। कर्णावती की बात करें जो हमारा सेकंड शाखा हुआ था चित्तौड़ का, वो था हमारा 1535 में। अगर हम बात करें एक थर्ड शाखा और हुआ था, वो था 1567-68 के अराउंड, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसने सेकंड शाखा की बात करी बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, कर्णावती इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा घन लोकवाद्य यंत्र नहीं है? घन लोकवाद्य यंत्र आपको बताना कौन सा है। तो हांकल, मंजीरा, बांकिया और चिंपिया। तो जो हांकल, मंजीरा और चिंपिया सारे जो है वो घन वाद्य है, घन लोक वाद्य यंत्र। बाकी अगर बांकिया की बात करें, ये हम मुंह से बजाते हैं फूंक मारकर, तो इसको बोलेंगे हम सुशीर वाद्य यंत्र। कुछ इस तरीके का बांकिया ये होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारा सुशीर वाद्य यंत्र होता है बांकिया। बाकी सारे जो हमारे पास में वो घन, हांकल, मंजीरा और चिंपिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुंजा के लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का, सज्जनगढ़, गजनेर या फिर ताल छापर। तो ताल छापर जो है हमारा काले हिरण और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसने सबसे पहले ऑप्शन में बोला है कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन है? जैसलमेर। लेकिन इसका बिल्कुल गलत आंसर ये कि मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है बच्चों वो जोधपुर है। क्या जोधपुर है। आई होप कि आप सबको ये पता होगा और आप सबने इसका सही आंसर दिया होगा। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? बिल्कुल अजमेर को कहते हैं। जो हमारा तारागढ़ का किला है उसे कहते हैं, गढ़ बिटली भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा किला? हमारा तारागढ़ का किला जो अजमेर में पड़ता है। नीला शहर, ब्लू सिटी किससे कहते हैं बच्चों? जोधपुर को कहते हैं। बिल्कुल सही है। 100 द्वीपों का समूह, सिटी ऑफ 100 आइसलैंड्स, वो कौन सा हमारा? वो हमारा बांसवाड़ा है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार, जो कि जोधपुर में है, ना कि जैसलमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिंगोली का युद्ध कब हुआ? द बैटल ऑफ गिंगोली इन द पर्वतसर वाज फाउट बिटवीन, कब हुआ था ये बच्चों? 1807 में। अगर हम डेट की बात करें तो 12 मार्च को हुआ था। ये कब हुआ था? गिंगोली का युद्ध 12 मार्च को हुआ था। जो कि अगर हम बात करें किन किन के बीच में हुआ, किन के बीच में लड़ा गया गिंगोली का युद्ध पर्वतसर में हुआ था, तो वो किन के बीच में लड़ा गया? तो ये जगत सिंह द्वितीय जो जयपुर के थे, जगत सिंह द्वितीय, हाँ जयपुर के थे, और जो मान सिंह जी थे हमारे जोधपुर के, उनके बीच में लड़ा गया था गिंगोली का युद्ध। और ये रानी जो कृष्णा कुमारी है उनके लिए ये था, उनकी विवाह को लेकर था, जिसके कारण जो है इनको लास्ट में जहर दे के मार दिया गया था। और जो टोंक का था हमारा
पिंडारी उसने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 18 हो जाएगा। 18 का क्या होगा, जयपुर और जोधपुर के मध्य, ठीक है। तो इसका होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी, नीमूचना, बेंगू, डाबी या फिर मानगढ़। तो अगर हम बात करें दोहरी डायरशाही जो गांधी जी ने बोला था, तो वो कौन सा था, वो हमारे पास में था नीमूचना। क्या बच्चों, नीमूचना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है, ढाडी, रम्मत, ख्याल या फिर संवाग। तो अगर हम बात करें ढाडी की बच्चों, तो ढाडी जो है एक बोली है। क्या ढाडी क्या है, एक बोली है। बाकी रम्मत, ख्याल और संवाग जो है बच्चों ये क्या है, ये लोक नाट्य है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल बच्चों यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी, राणा क्षेत्र सिंह, राणा हमीर, महाराणा लाखा या फिर लक्ष्य सिंह भी बोलते हैं, महाराणा मोगल। तो महाराणा लाखा या फिर लक्ष्य सिंह के समय जो है मेवाड़ के शासक थे, और उस समय जो है जावर में चांदी के खानों की प्राप्ति हुई थी। तो महाराणा लाखा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है। तो अगर हम बात करें भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि को हम दजिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दजिया कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटी आभूषण। क्या टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। तो टोटी आभूषण कान में पहना जाता है, ठीक है। नाक, कटी मतलब कमर, हाथ इनमें नहीं पहना जाता, कान में पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 इज कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं, बीकानेर, जोधपुर। अगर हम बात करें गजनेर की, ठीक है, तो गजनेर लिफ्ट नहर जो हमारा इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो गजनेर लिफ्ट नहर जो है उससे कौन कौन से जिले जो है वो लाभान्वित होते हैं, बीकानेर जोधपुर, बीकानेर नागौर, जोधपुर जैसलमेर या फिर बीकानेर गंगानगर। तो गजनेर लिफ्ट नहर से बच्चों बीकानेर और नागौर जिले लाभान्वित होते हैं। इनका पानी आप बीकानेर और नागौर में जाता है। तो इसमें जो टोटल 7 लिफ्ट नहरें हैं, अगर आपको ट्रिक याद हो तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। कुंभा, कवर, पन्ना, तेजा, करनी, गुरु जम्बेश्वर की जय। आई होप कि आप सबको ये ट्रिक जो है वो मालूम होगी, और कौन सी लिफ्ट नहर से कौन से जिले में पानी जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका दूसरा नाम भी क्या है ये भी आपको आई होप कि पता होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बीकानेर और नागौर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख या फिर शिलालेख जिला या फिर स्थान से सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें बच्चों, मानमोरी चित्तौड़ में है, बिल्कुल सही है। चिरवा उदयपुर में बिल्कुल सही है। बसंतगढ़ जो है वो बसंतगढ़ सिरोही में है, बिल्कुल सही है। और घटियाला शिलालेख या फिर घटिया शिलालेख बात करें वो जैसलमेर लिख रखा है, लेकिन जैसलमेर नहीं है ये बच्चों, जोधपुर है। क्या जोधपुर है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, बात कर रहे हैं हम 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियां थी। तो छावनियां टोटल कितनी थी, 6 थी, ठीक है। नसीराबाद, फिर नीमच हो गई, ठीक है, और फिर देवली हो गया, ब्यावर, खेड़वाड़ा, है ना, एरिनपुरा, ऐसे करके टोटल 6 छावनियां थी, और 2 ने भाग नहीं लिया था। और सबसे पहली जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी हमारी कौन सी थी, नसीराबाद थी, और इसी से सबसे पहले 1857 का बिगुल मचा था, और 28 मई 1857 को फिर हमारा हुआ था किसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां कितनी टोटल थी, वो 6 थी। चलिए इसका आंसर क्या होगा, बी 6 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 इज चोखेलाव तालाब या चोखोलाव महल जो है, चोखोलाव महल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राजस्थान के किस किले में स्थित है। तो वो जोधपुर किले में अवस्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो गोट मांगलोद में दधिमती माता का मंदिर जो कि नागौर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है, बंधेज कला, थेवा कला। थेवा कला के लिए सोनी परिवार, नातू जो है वो रतमल सोनी, नातू सोनी वो है प्रतापगढ़ से, सॉरी नाथद्वारा से, ठीक है।
सॉरी थेवा कला के लिए नथमल सोनी जो है सोनी परिवार प्रसिद्ध है। और मोलेला मरण मूर्ति की बात करें तो बिल्कुल मोहनलाल जी जो है वो मोलेला मरण मूर्ति कला से जो है वो संबंधित है। उस्ता कला जो बीकानेर की है, ठीक है, इसके लिए नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शन बिल्कुल सी है सही। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है, तो मोलेला मरण मूर्ति कला बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज आखा तीज किस माह में आती है। तो आखा तीज जो है वो किस में आती है, तो वैशाख अभी जस्ट गया था, ठीक है, तो वैशाख में आती है। वैशाख में भी कौन सा, हमारा शुक्ल पक्ष, ठीक है, वैशाख में आती है शुक्ल पक्ष तृतीया की बात करें, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, है ना, आखा तीज इस दिन मनाई जाती है। इसमें यहाँ पर अबूझ सावे जो होते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, शादियाँ यहाँ पर खूब होती हैं आखा तीज के टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था, हवाला, खालसा, भौम या फिर जागीर। कौन सा था बच्चों, वो जो खालसा भूमि हुआ करती थी वो राजा महाराजाओं की निजी संपत्ति हुआ करती थी, ठीक है, तो खालसा इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 इज राजस्थान में 75 से लेके 110 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं। तो सुख सागवान जो वन है जो हमारा दक्षिणी राजस्थान है, सुख सागवान वन 75 से 110 सेंटीमीटर की वर्षा वहीं पर होती, वहाँ पर जो बच्चों है सुख सागवान के वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल सुख सागवान वन होगा और डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, हियर इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 33 इज निम्न में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिला से सुमेलित नहीं है। शिवी जनपद की बात करें तो बिल्कुल चित्तौड़गढ़ से रिलेटिव है। अगर बात करें अर्बुद की तो वो सिरोही से है, अर्बुदा देवी माता सिरोही। माउंट आबू की बात करें तो बिल्कुल बी भी सही है। जांगल प्रदेश या फिर जांगल देश बीकानेर, और बीकानेर के साथ साथ की बात करें तो वो जोधपुर का उत्तरी भाग थोड़ा आ जाता है उसके लिए, तो बिल्कुल ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही है। लेकिन अगर बात करें सपाद लक्स की, जिसे हम बोलते हैं सांबर झील, तो ये जो है इसने बता रखा है सिक्कर और झुंझुनू, तो यहाँ से नहीं है, बिल्कुल जयपुर का पश्चिमी भाग। और अगर बात करें नागौर का पूर्वी भाग तो वो सपाद लक्स इसमें आते हैं, नागौर और जयपुर। तो सिक्कर झुंझुनू बिल्कुल गलत आंसर है, तो डी इज द यहाँ पे हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई। तो विश्व बैंक से, क्या वर्ल्ड बैंक के सहयोग से लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है, ठीक है, तो जलवा पूजन, मोसर, जड़ुल्ला और मुठ भराई। तो मुठ भराई जो है वो बच्चों बिल्कुल ये जो प्रथा है वो विवाह से संबंधित है। जड़ुल्ला जन्म से है, मोसर जो हमारी है किससे है, मोसर है मृत्यु पे, जो खाना खिलाते हैं बिल्कुल उससे रिलेवेंट है। चलिए तो मुठ भराई जो है प्रथा है वो विवाह से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36, लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है। तो लटियाल माता का मंदिर जो है बच्चों फलोदी में है। क्या जसोल की बात करें, जसोल के अंदर माता रानी पटियाणी जी का मंदिर वहाँ पर है। तो लटियाल माता का मंदिर जो है राजस्थान के फलोदी, जो कि जोधपुर में पड़ता है, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है, ठीक है, टेम्परेचर इस टाइम में वो ज़्यादा होता है, तो फलोदी जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पॉलिटी से है। क्वेश्चन नंबर 37 इज निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते। लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते तो मंत्री, विभागीय सचिव, राजस्थान विधानसभा के सचिवालय के कर्मी या फिर महालेखाकार, सीनियर अकाउंटेंट राजस्थान। तो कौन से इसके जांच के दायरे में नहीं आते, ही इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों होगा राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी और महालेखाकार जो होते हैं वो इसके जांच के दायरे में नहीं आते। बाकी सभी मंत्री, विभागीय सचिव इसके जांच के दायरे में बिल्कुल आते हैं, ठीक है। तो 3 और 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें वृद्ध राजस्थान जो है हमारे एकीकरण का चौथा चरण है, क्या चौथा चरण है, तो उस टाइम जो है उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हीरालाल शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर एन वी गोडगिल। तो उस टाइम जो हमारा उद्घाटन किया था वृद्ध राजस्थान का
वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी ट्रिक भी है बच्चों, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। गोडगिल ने सबसे पहले, दूसरी बार भी गोडगिल जी ने जो 25 को हुआ था, और अगर बात करें तीसरी बार की, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। ठीक है, तो चाचा मतलब जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और अगर बात करें चौथे चरण की, जो कि हमारा वर्ल्ड राजस्थान था, इसका उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया था बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, चलिए उस टाइम वहाँ पे मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, कौन थे बच्चों? प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं? कोटा 12, जयपुर सीकर, उदयपुर राजसमंद, गंगानगर बीकानेर या फिर नागौर? गंगानगर बीकानेर नागौर, बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले? तो गंगानगर बीकानेर नागौर के अंदर पोटास के भंडार मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ नॉन टेक्निकल कंटेंट, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 40 इज, मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी थी? क्या रेलवे की कितनी लंबाई थी? रेलवे रूट्स की कितनी लंबाई थी मार्च 2020 तक? तो वो थी 5,998, 5,998 किलोमीटर। ओके, तो इस तरीके से जो 40 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक्निकल के कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपने इसमें अच्छा स्कोर किया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे टेक्निकल क्वेश्चंस की तरफ। टेक्निकल क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छे से जो है वो सटीक आंसर है, पूरी एक्यूरेसी के साथ में है। ठीक है, आई होप कि आप सबने टेक्निकल जो पेपर है अच्छे से किया होगा, और आप अपने यहाँ से जो है आंसर मैच कर सकते हैं, और फिर आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स यहाँ से बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन of technical, question number 1 is, question number 1 of technical and question number 41 of this paper, एक क्वेश्चन कह रहा है द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क। क्या एस्टिमेटिंग क्वेश्चन है बच्चों। द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन लाइम और सीमेंट मोर्टार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ डन बाय एवरेज आर्टिजन या फिर पर मेजन पर डे कितना करते हैं? ठीक है, ये बात कर रहा है ब्रिक वर्क की, जो कि लाइम या फिर सीमेंट मोर्टार से फाउंडेशन या फिर प्लिंथ में एक दिन में एक आदमी कितना कर सकता है? तो वो कर सकता है 1.25 m³। और यहाँ पे जो यूनिट दे रखी है क्यूबिक फीट में दे रखी है बच्चों। इसको हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें इतना पता है कि 1 मीटर के अंदर 3.28 फीट होते हैं। ठीक है, अगर मुझे चेंज करना हो मीटर को फीट क्यूब में, तो हम क्या करेंगे? 1.25 इंटू मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3.28 लिख सकते हैं फीट। इसका हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा, जब हम 1.25 इंटू 3.28 का क्यूब करेंगे, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो 44.109 के अप्रोक्स आंसर आएगा, जो कि फीट का क्यूब हो जाएगा। क्यूबिक फीट हम कह सकते हैं उसको। तो 44.109 इज नियरली अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 45 क्यूबिक फीट। दैट इज बी ऑप्शन। सो बी इज द राइट आंसर। इसका हो जाएगा 45 क्यूबिक फीट। आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना भी हमारे पास में क्वांटिटी होती है ब्रिक वर्क की, लाइम एंड सीमेंट मोटर इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, वो होता है हमारा एक दिन में एक आदमी, एक मेजन या फिर एक आर्टिजन, वो 1.25 m³ काम कर सकता है। इसको चेंज करना है क्यूबिक फीट के अंदर, तो हो जाएगा 45 क्यूबिक फीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। ये कह रहा है, ये भी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से है। अ प्रॉपर्टी फेचेस अ नेट एनुअल इनकम। क्या आपको नेट एनुअल इनकम दे रखी कितनी? 1000 रुपीज डिडक्टिंग ऑल आउटगोइंग्स। द कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपको फाइंड करनी है ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई की वैल्यू आपको दे रखी है 6%, विल भी कितना होगा? तो हमें पता है कि फॉर्मूला जो हमारा होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड करने का, वो क्या होता है बच्चों? ईयर परचेज। कि ईयर परचेज हमारा कितना है, इनटू में कितना हमारा नेट एनुअल इनकम है। क्या नेट एनुअल इनकम है? ठीक है, तो आपको कैपिटलाइज वैल्यू इसमें इस फॉर्मूला से मिल जाएगी। तो ईयर परचेज निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 100 अपॉन जितना भी इंटरेस्ट है वो
अपॉन नेट एनुअल इनकम आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 1000, तो ईयर परचेज निकालने का फॉर्मूला था 100 अपॉन आई की वैल्यू आपको दे रखी है 6, इंटू में आपको करना है नेट एनुअल इनकम जो कि आपको दे रखा है 1000 रुपीज़, देन इंटू 1000 रुपीज़। इसको हम जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो आएगा 1,667, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42। तो इतना हमारा कैपिटलाइज वैल्यू होगा 16,667 रुपये। ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 आपको कह रहा है व्हाट इज द स्पेशल कैरेक्टर फॉर फाई इन ऑटोकेड। ओके, फाई यहाँ पर जो बच्चों है वो क्या है, डाया है, ठीक है। फाई क्या है, किसी बार का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का डाया है, ठीक है। अगर आपको किसी भी, जैसे हमारे पास में कोई रूम है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो भी, अब देखिए मैं आपको एग्जांपल तो बता रहा हूँ कि ये है व्हाट इज द स्पेशल कैरेक्टर फॉर फाई। अगर आपको ऑटोकेड के अंदर फाई लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, सोर्ड की इसकी क्या होती है, स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है। तो जैसे मुझे लिखना है 25 लिखना है ना, तो मैं 20 लिख दूंगा कीबोर्ड से, तो 5 में कैसे लिखूंगा। अगर मैं कीबोर्ड से परसेंटेज और सी करके मैं अगर एंटर करता हूं तो मुझे ये जो परसेंटेज सी करके एंटर करूंगा ना, तो 20 के बाद में मुझे परसेंटेज सी के बाद में मुझे एग्जैक्टली 5 देखने को मिल जाएगा। तो 25 हम कैसे लिखेंगे या फिर 5 हम कैसे लिखेंगे कीबोर्ड से, तो परसेंटेज सी टाइप करके हम एंटर कर लेंगे, देन हमें यहाँ से 5 मिल जाएगा। सो इसका आंसर बिल्कुल क्या होगा बच्चों, डी हो जाएगा 43 का परसेंटेज सी, एंड देन यू हैव टू एंटर, देन हमारे पास में आ जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44, आरसीसी से है। द क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शेयर, क्या वन वे शेयर की बात कर रहे हैं, इज टेकन एट अ डिस्टेंस इक्वल टू हाउ मच फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम या फिर पेडेस्टल वेयर डी इज द इफेक्टिव डेप्थ। अगर वन वे शेयर की बात करें बच्चों, तो वन वे शेयर के अंदर डी डिस्टेंस पे होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे टू वे की, तो वो d/2 डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर बिल्कुल, अगर इसने वन वे की बात करी है, वन वे शेयर की बात कर रही है, तो d पे डिस्टेंस पे जो है इसका क्रिटिकल सेक्शन लाई करता है। सो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है बच्चों, इफ द वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम इज 30 देन इट इज कंसिडर्ड एज शॉर्ट कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, नन ऑफ दीज। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 30 वैल्यू आपको दे रखी है एस आर की, लेमड़ा की वैल्यू 30 दे रखी है, तो एक क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसमें ऑप्शंस के अंदर इंटरमीडिएट कॉलम भी लिखा हुआ है। कहीं के बच्चे करते हैं कि एली अपॉन मतलब जो लेमड़ा की वैल्यू है 12 से कम होती है तो हम उसको शॉर्ट कॉलम अज्यूम करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल यहाँ पर नहीं है बच्चों। यहाँ पर इसमें ऑप्शन के अंदर आप देखिए शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम के साथ साथ में इंटरमीडिएट कॉलम भी दे रखा है, थोड़ा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। तो इसका मतलब होगा हमारी जो वैल्यूज होती है, अगर हम बात करें शॉर्ट कॉलम की वैल्यू, तो अगर यहाँ की लेमड़ा की वैल्यू अगर लेस देन 32 है तो शॉर्ट कॉलम होता है, 32 से 120 के बीच में है तो इंटरमीडिएट कॉलम होता है, और अगर लेमड़ा की वैल्यू स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू अगर 120 से ज़्यादा होती है तो वो बच्चों लॉन्ग कॉलम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल ये जो 30 है वो लेस देन 32 है, सो दैट इज शॉर्ट कॉलम। तो ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कभी बच्चे यहाँ पर जो कह रहे होंगे कि जो 12 से कम वैल्यू होती है वो शॉर्ट होता है और 12 से ज़्यादा होती है वो लॉन्ग होता है, कभी बच्चे यहाँ पे लॉन्ग करके आए होंगे। तो जिसने शॉर्ट किया है 32 से कम 30 दे रखा है, तो इसका मतलब ये शॉर्ट कॉलम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 इरिगेशन से है। द टोटल एरिया लेइंग बिटवीन ड्रेनेज बाउंड्रीज, क्या द टोटल एरिया लेइंग बिटवीन ड्रेनेज बाउंड्रीज विच कैन बी कमांडेड और इरिगेटेड, विच कैन बी कमांडेड और इरिगेटेड, इरिगेशन कर सकते हैं, सिंचाई वहाँ पे कर सकते हैं बाय अ कैनाल सिस्टम इज कॉल्ड, तो वो क्या बोलते हैं उसको, सीसीए बोलते हैं, क्या सीसीए बोला जाता है, न कि जीसीए, ठीक है। तो कल्चरेबल कमांड एरिया होता है, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 हियर इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, लाइव लोड फॉर क्राउडेड कंडीशन इन द डिजाइन ऑफ स्टेयर मे बी टेकन ऑफ। अगर हम बात करें लाइव लोड की, ठीक है, लाइव लोड मतलब चल भार की बात करें क्राउडेड कंडीशन के लिए, तो क्राउडेड कंडीशन के लिए स्टेयर के लिए डिजाइन जब करते हैं
तो लेते हैं 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें क्राउडेड नहीं है, ठीक है, अगर वहाँ पर लोड बहुत कम है, क्राउडेड नहीं है, तो वहाँ पर हम लेते हैं 3 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा बच्चों, क्राउडेड का बोला है तो क्राउडेड कंडीशन के लिए होता है 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, हनीकॉम्ब ब्रिक शैल बी टेकन इन स्क्वायर मीटर, स्क्वायर क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फीट, या फिर नन ऑफ दीज। तो हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क जो होता है उसको हम मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर के अंदर। ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 48, ये मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 इज द सोइल विच प्लॉट, सोइल से क्वेश्चन है, द सोइल विच प्लॉट अबव द लाइन ए लाइन, अबव ए लाइन इन द प्लास्टिसिटी चार्ट एंड हैव लिक्विड लिमिट 55% विल बी। तो इसने बोला है कि क्या होगा, कौन सी सोइल होगी, आपको बताना है। ठीक है, जो हम प्लास्टिसिटी चार्ट बनाते हैं बिटवीन प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड लिक्विड लिमिट, 0 से स्टार्ट होता है, फिर 10, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सी सोइल होगी हमारी, ठीक है, तो ये जो सोइल हमारी होगी ये होगी हाईली कंप्रेसिबल क्ले होगी, क्योंकि जितना भी ए लाइन की ऊपर वाला डेटा होता है वो क्या होता है, क्ले का होता है। नीचे वाला जो हमारे पास में होता है वो क्ले का नहीं होता है, किसका होता है, सैंडी का होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर ए लाइन की, तो ए लाइन की अबो जितनी भी सोइल हमारे पास में आएगी वो क्या है, क्ले आएगी, हाईली कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल। ठीक है, यहाँ पे आएगी हाईली कंप्रेसिबल, फिर इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, फिर आएगी लो कंप्रेसिबल। ठीक है, जब हम यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स की इक्वेशन लगाएंगे, दैट इज IP इज इक्वल टू 0.73 इंटू लिक्विड लिमिट -20। और क्वेश्चन में आपको लिक्विड लिमिट की बच्चों वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है आपको 55। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.73 इंटू लिक्विड लिमिट 55 -20, तो जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट 25 के आसपास आएगी। 25 जो हमारा है वो 25 वो आ रहा है इस जगह पर, और ये जो वैल्यू होगी और आपको दे रखी लिक्विड लिमिट की वैल्यू 55, तो ये हमारा आ जाएगा हाईली कंप्रेसिबल क्ले। और ए लाइन के ऊपर आ रहा है तो क्ले होगा, और क्ले में भी कौन सा, हाईली कंप्रेसिबल, ना कि इंटरमीडिएट या फिर लोअर। तो आई होप कि ये जो चार्ट आपने है प्लास्टिसिटी चार्ट आपने पढ़ा होगा, और यहाँ से क्वेश्चन जो इसका आंसर होगा वो हाईली कंप्रेसिबल क्ले होगा। डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 इज the total and effective stress at a depth of 3 meter below the top level of water in a pond are respectively। आपको पूछा है यहाँ पर टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करने का। तो टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस आप कैसे फाइंड करेंगे इसका आपको बताना है। आपको एक इक्वेशन पता होगी टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने। पहले तो आपको मैं डायग्राम से बता देता हूँ। वैसे इसका आंसर बिल्कुल जो 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 0 बिल्कुल सही आंसर है। कैसे आया वो आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए आपको फाइंड करने का बोला है टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। क्या टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करने का बोला है। तो टोटल जो स्ट्रेस होती है, प्लीज वेट स्टूडेंट्स, टोटल जो स्ट्रेस होती है वो इक्वल होती है हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर हमारे पास में होता है। और जो हमारे पास में अगर हम बात करें यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने, तो टोटल स्ट्रेस को हम कैसे शो करेंगे, टोटल स्ट्रेस हमारे पास में होती है सिग्मा। अगर बात करें इफेक्टिव स्ट्रेस की तो वो होता है सिग्मा बार, एंड पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, इसको हम लिखते हैं म्यू से। ठीक है, इसने बोला है कि आपको निकालना टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, तो ये कितना होगा, तो हमेशा ध्यान देना हमारे पास फॉर्मूलास होता है। ठीक है, और वाटर दे रखा है, जैसे हमारे पास में कोई वाटर लेवल ये है। ठीक है, और पानी जो है इसका डेप्थ कितना है वाटर का, वो 3 है मीटर में। तो आपको दे रखा है हाइट 3 मीटर का, ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, 3 मीटर का इसका यहाँ से यहाँ तक हाइट है। टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस आपको फाइंड करना है। अब स्ट्रेस कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि फॉर्मूला हमारे पास में जो होता है स्ट्रेस फाइंड करने का। पानी की बात करें तो पानी की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg, क्योंकि kg इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ सारे जो डायमेंशन जो यूनिट दे रखी है वो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखी है। ठीक है, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है 1000 kg पर m³ होती है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर अगर स्ट्रेस फाइंड करने की, ठीक है, स्ट्रेस अगर फाइंड करें, अगर हम बात करें टोटल स्ट्रेस फाइंड करें, टोटल स्ट्रेस कितना होगा,
तो टोटल स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है कि कितना डेंसिटी है और कितना इसका हाइट है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो फाइंड कर लेंगे। तो डेंसिटी कितना है 1000 और इधर रखा है केजी पर मीटर क्यूब के अंदर, और केजी पर मीटर क्यूब को अगर हम चेंज करें किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में, चेंज करने के बाद में हमारे पास में ये जो वैल्यू हमारे पास फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगी ये हमारे पास में आ जाएगी गामा डब्ल्यू सिग्मा डब्ल्यू की वो आएगी 10⁻3, ठीक है, कितनी आएगी 10⁻3 10⁻³ है ना। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास अप्रोक्सीमेट 10⁻³ kg पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हाइट से कितना दे रखा है 3 मीटर, मीटर को भी चेंज करेंगे क्योंकि डायमेंशन हमारे पास में क्या है सेंटीमीटर के अंदर है, यूनिट किस में सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे 3 मीटर की जगह हो जाएगा 300। इसको सोल्व करें तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, जो कि टोटल स्ट्रेस होगा हमारे पास में कितना होगा 10⁻³ और 300, ये अप्रोक्सीमेट हमारे पास में आ जाएगा 0.3, ठीक है, 0.3 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करें, देखो 0.3 तो हमारे पास में आएगा टोटल स्ट्रेस आ गई, टोटल से 0.3 किसमें, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। अब 0.3 एक बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, ठीक है। ये तो हमने फाइंड की टोटल स्ट्रेस, कैसे फाइंड की टोटल स्ट्रेस कितनी होगी, तो वो हो जाएगी गामा डब्ल्यू सिग्मा डब्ल्यू इंटू एच से, ये हमने वैल्यू पुट करी तो 0.3 हमारे पास में आगे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर की कि पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, तो वही हमारे पास में पोर वाटर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला आप देख लीजिए कितना होगा पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, या फिर पोर वाटर प्रेशर जो हमारे पास में होगा गामा डब्ल्यू इंटू एच, तो वही 0.3 जो है आ जाएगा। तो 0.3 - 0.3 अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर निकालना चाहें बच्चों, तो क्या हो जाएगा टोटल स्ट्रेस माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, तो यहाँ से ये कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे पास फाइनली जो इफेक्टिव स्ट्रेस जो आएगी वो आ जाएगी 0, क्यों, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे ना वो भी 0.3 के आसपास आएगा, और 0.3 - 0.3 करेंगे तो यहाँ से देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा सिग्मा बार इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, ठीक, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू 0.3 और पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू 0.3, तो ये हो जाएगा 0, तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू होगी 0, और जो टोटल प्रेशर हमारे पास में होगा, स्ट्रेस जो हमारे पास में होगा वो होगा 0.3 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, मिनिमम क्लियर कवर प्रोवाइडेड इन डिजाइन ऑफ वाटर टैंक। ये क्वेश्चन डिलीट होने लायक है क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जो मिनिमम क्लियर कवर होता है वाटर टैंक के लिए होता है 45 mm, कितना 45 mm होता है, यहाँ पे ऑप्शन में 45 कहीं पे भी नहीं है, तो क्वेश्चन आई थिंक ये डिलीट हो सकता है, ठीक है। अगर कोई लगाना चाहे ऑब्जेक्शन तो लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 सर्वे से है, और डिफ्लेक्शन एंगल इज, कि डिफ्लेक्शन एंगल होता क्या है। देखिए जब भी हम ट्रेवर्सिंग करते हैं सॉरी, ये हमारे पास में कोई सर्वे लाइन है और ये नेक्स्ट लाइन है, ये नेक्स्ट लाइन, ये प्रीसीडिंग लाइन, तो जो प्रीसीडिंग लाइन को जब हम आगे इलोंगेट करेंगे, बढ़ाएंगे, और नेक्स्ट लाइन के साथ में बनाया गया जितना भी एंगल होता है इसे हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है हमारे पास में 180 डिग्री का, है ना, कितना 180 डिग्री का बन रहा है। और अगर हम बात करें ये वाले एंगल की, तो ये हमारे पास में क्या है इंक्लूडेड एंगल है, क्या इंक्लूडेड एंगल है ना। तो अगर हम बात करें डिफ्लेक्शन एंगल की, तो ये क्या हो गया, ये किसका डिफरेंस होगा ये आपको बताना है। सो डिफ्लेक्शन एंगल इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस ऑफ, इट इज द डिफरेंस ऑफ इंक्लूडेड एंगल एंड 180 डिग्री, ठीक है। तो ये किस में आ रहा है, इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द इंक्लूडेड एंगल एंड 180 डिग्री इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। तो अगर जब हम 180 डिग्री में से अगर हम इंक्लूडेड एंगल को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास में आएगा सिग्मा, ठीक है, मतलब सॉरी जो डेल्टा है जिसे हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल, तो यहाँ से ये आंसर बिल्कुल सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, फ्रॉम द सॉइल इन ड्राई स्टेट ऑफ सॉइल मास द श्रिंकेज रेशियो इज इक्वल टू। अगर हम बात करें ड्राई स्टेट की, तो जो श्रिंकेज रेशियो होता है वो होता है हमारा, वो होता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल। सो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 53। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू एवरेज शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम टू एवरेज शियर स्ट्रेस इन अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कितना होता है 4/3, ठीक है। मैक्सिमम टू एवरेज तो होता है 4/3 को हम लिख सकते हैं 1.33, 1.5 किसके लिए होता है, स्क्वायर के लिए या फिर रेक्टेंगुलर के लिए होता है। चलिए, सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये भी सर्वे से है क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा डीपली क्वेश्चन है। आई थिंक काफ़ी बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया होगा, तो जिसने इसका 8 पार्ट लिखा है, 8 पार्ट लिखा है, उसका आंसर बिल्कुल सही है। इन फ्रैक्शंस परसेंटेज यूनिट सिस्टम द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, दैट इज 8 पार्ट्स। कितना? डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसी पूर्णिमा में क्वेश्चन है ये थ्योरी के अंदर, ठीक है, थ्योरी में आप देख सकते हैं, बीसी पूर्णिमा के अंदर ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, आपका ये जो क्वेश्चन है वो शेयर से है। पहले पूछा था 1 वे शेयर का, इस बार पूछा 2 वे शेयर का। क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पर होगा? 2 वे शेयर ऑफ फुटिंग इज लाइज एट, तो फुटिंग में अगर बात करें तो 2 वे शेयर की बात करें तो D/2 डिस्टेंस पर ये लाई करेगा। सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 56। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 24 आवर्स वाटर एब्सॉर्प्शन और वाटर एब्सॉर्प्शन ऑफ ग्रेनाइट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, तो कितना? ग्रेनाइट की बात कर रहे हैं तो 5% ज़्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए। ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है बच्चों? इन आरसीसी रिटर्निंग वॉल शेयर की इज प्रोवाइडेड इफ द, शेयर क्यों प्रोवाइड करवाता है? जैसे हमारे पास में कोई रिटर्निंग वॉल है बच्चों, क्या एक रिटर्निंग वॉल है, ठीक है, शेयर की तब प्रोवाइड करवाते हैं जब हमारा जो रिटर्निंग वॉल है वो स्लाइड करने की कोशिश करे या स्लाइड होने के चांसेस हो, तो यहाँ पर इसको रेजिस्ट करने के लिए, स्लाइडिंग से रेजिस्ट करने के लिए नीचे की तरफ हम बॉटम के अंदर यहाँ पर जो स्लेब बेस होता है इसके अंदर शेयर की प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि ये आगे की तरफ ना बढ़े, स्लाइडिंग का केस आपको ना देखने को मिले, तो इसीलिए हम प्रोवाइड करवाते हैं शेयर की। सो शेयर की इज प्रोवाइडेड इफ द रिटर्निंग वॉल इज नॉट सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग, तो सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 58। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, देखिए, ये भी आरसीसी से क्वेश्चन है। आरसीसी रूफ, क्या बच्चों? आरसीसी रूफ डिजाइन एज 2 वे स्लेब, आरसीसी रूफ स्लेब को हम डिजाइन करेंगे एज ए 2 वे स्लेब। कब? हमें इतना पता है कि Ly/Lx का रेशियो कितना, मतलब कम या बराबर होना चाहिए 2 से, ठीक है। Ly/Lx का रेशियो 2 या 2 से कम है तो हम उसे डिजाइन करते हैं एज ए 2 वे स्लेब। ए ऑप्शन कह रहा है द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पान, Ly क्या है? लॉन्गर स्पान टू शॉर्टर स्पान ग्रेटर देन 2, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। और बी कह रहा है द स्लेब इज कंटिन्यूस ओवर द 2 अपोजिट एजेस, बिल्कुल गलत है। सी द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पान टू शॉर्टर स्पान लेस देन 2, बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 59। और डी ऑप्शन कह रहा है द स्लेब इज अनसपोर्टेड ऑन 1 एज ओनली, 1 एज पे नहीं, वो चारों एजेस पे सपोर्टेड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60 इज, क्वेश्चन नंबर 60 बच्चों कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन जो है वो वाटर टैंक से है। इन द डिजाइन ऑफ वाटर टैंक फॉर थिकनेस अप टू 100 mm, थिकनेस ओनली अप टू 100 mm, देन मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट शुड बी, कितना होना चाहिए वाटर टैंक के अंदर? अगर उसकी वॉल की थिकनेस है वो अगर 100 mm तक है तो कितना होगा, ठीक है, 100 mm तक का कितना परसेंटेज होगा रेनफोर्समेंट का? तो वो होता है 0.3%, कितना? 0.3%। 100 से कम है थिकनेस, थिकनेस इज लेस देन 100 mm, देन परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट जो हमारे पास में होता है वो 3% होता है। अगर थिकनेस जो है वो 100 से ज़्यादा और 450 तक है तब हम इसके अंदर प्रोवाइड करवाते हैं 0.2%, है ना, कितना? 0.3 से लेके 0.2% इतना प्रोवाइड करवाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इसने बोला है 100 mm, तो कितना होगा? 0.3%, इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। और अगर हाँ 100 से 450 है तो 0.3 से 0.2% तक होता है। अगर 450 से ज़्यादा है ना बच्चों, या इसके इक्वल है, तो हम करेंगे यहाँ पर वही सेम 0.2%, ये आपको ध्यान रखना। तो इसने बोला है कि अप टू 100, तो अप टू 100 के लिए 0.3% जो है वो रेनफोर्समेंट मिनिमम प्रोवाइड करवाना होता है, ये आपको ध्यान रखना। 60 का आंसर क्या होगा? डी से हो जाएगा 0.3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। यूजुअली स्टिफनेस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इज सेटिस्फाइड इफ द रेशियो ऑफ इट्स स्पान टू डेप्थ, स्पान टू डेप्थ रेशियो आपको पूछा डज नॉट एग्जिट, तो बात करें सिंपली सपोर्टेड बीम का तो कैंटिलीवर के लिए 7 होता है, और बात करें सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 होता है। अगर बात करें कंटिन्यूस बीम की तो वो 26 होता है। तो यहाँ पे बात करें सिंपली सपोर्टेड बीम की तो कितना होता है बच्चों? 20 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है द राइज ऑफ वाटर लेवल ऑन द अप स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चर
आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वीयर और बेराज इज कॉल्ड। तो जब भी हम कोई वीयर या फिर बेराज बनाते हैं उसके कारण ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आने के कारण जो अप स्ट्रीम के साइड का पानी है उसका लेवल जो है वो राइज हो जाता है। तो राइज जो वाटर हुआ है उसको हम बोलते हैं अफ्लक्स बोलते हैं। क्या? अफ्लक्स। ऐसा सेम केस ब्रिज इंजीनियरिंग में आई होप आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन अब डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं तो इसमें ब्रिज इंजीनियरिंग नहीं था, तो इसको बोलेंगे अफ्लक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 ये कह रहा है विच फॉलोइंग टाइप ऑफ लेवलिंग कैन नॉट बी डन बाय डंपी लेवल। डंपी लेवल से कौन सी जो हम यहाँ पर लेवलिंग नहीं कर सकते? रेसिप्रोकल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो डंपी लेवल होता है उससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग नहीं कर सकते। सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64। ये भी इरिगेशन से है। फॉर एन एनुअल फ्लड सीरीज arranged in decreasing order of magnitude, the return period for a magnitude listed as position as small m in a total of n entries by Weibull formula। क्या Weibull formula के अकॉर्डिंग क्या होता है? तो Weibull formula हमारा सिंपल सा होता है m upon n plus 1। सो B is the right answer for question number 64। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 इरिगेशन से है। फॉर द इरिगेशन ऑफ अ क्रॉप द बेस पीरियड बी इन डेप्थ ऑफ वाटर डेल्टा इन मीटर आर रिलेटेड टू द ड्यूटी डी इन हेक्टेयर पर क्यूमेक एट द फील्ड। फॉर्मूला होता है हमारा 8.64 बी अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू डी। सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 ब्राड टेस्ट। क्या काफ़ी बच्चों ने पहली बार नाम सुना होगा? तो ब्राड टेस्ट इज कंडक्टेड रिलेटेड टू स्टोन। की ब्राड टेस्ट हम क्यों करते हैं? तो ब्राड टेस्ट जो किया जाता है हमेशा ध्यान रखना ड्यूरेबिलिटी के लिए किया जाता है। तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है फॉर फ्रोस्ट रेजिस्टेंस। क्या? फॉर फ्रोस्ट रेजिस्टेंस के लिए ब्राड टेस्ट किया जाता है। सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67। IS कोड रिकमेंड्स दैट द स्लोप ऑफ स्टेयर्स शुड बी बिटवीन कितना? 25 से कम नहीं, 40 से ज़्यादा नहीं, बिटवीन 25 to 40। बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 67। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग pertaining to design a graded filter। क्या? pertaining to design a graded filter। I think this question is from the out of syllabus। हो सकता है ऐसा, ठीक है, क्योंकि फिल्टर के बारे में पूछ रहा है, वो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो हमारे पास में होगा वो बी होगा। द प्रॉपर वर्किंग द फिल्टर, फॉर प्रॉपर वर्किंग द फिल्टर मटेरियल शुड नॉट कंटेन मोर देन 5% ऑफ फाइन पासिंग 75 माइक्रोन ISC। सो यही इसका ऑप्शन जो हमारे पास में बी राइट होगा, ठीक है। तो सेग्रीगेशन के बचने के लिए टू अवॉइड सेग्रीगेशन फिल्टर शुड कंटेन पार्टिकल साइज लार्जर देन 75 में बिल्कुल सही है। और सी कह रहा है द मटेरियल ऑफ द लास्ट लेयर शुड बी कोर्स इनफ नॉट बी कैरिड अवे थ्रू द ओपनिंग ऑफ द परफोरेटेड पाइप। जो भी छिद्र युक्त पाइप होते हैं उसकी लास्ट लेयर शुड बी कोर्स इनफ होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। सी भी सही है, ए भी सही है। इसने बोला है कि नॉट करेक्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो वो कौन सा बिल्कुल है? बी ही है जो वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69। सीमेंट ग्राउंडिंग। क्या? सीमेंट की ग्राउंडिंग करनी है किसके लिए? कंक्रीट ऑफ द कंक्रीट के लिए बात कर रहा है, ना कि एक बात कर रहा है हमारा दरार के लिए, है ना। तो कंक्रीट की बात कर रहा है मेजर्ड इन नंबर्स, क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर या फिर मीटर। तो सीमेंट ग्राउटिंग कंक्रीट के लिए जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं स्क्वायर मीटर के अंदर। सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। अगर हम बात करें मीटर में, तो मीटर के अंदर जितनी भी दरारें वगैरह होती है, मतलब क्रैक्स होते हैं, क्रैक्स को मीटर में किया जाता है मेजर। और अगर बात करें हम सीमेंट ग्राउंडिंग ऑफ द कंक्रीट इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन। If P is the standard consistency of cement, the amount of water used in conducting the initial setting time test कितना होता है? वो होता है कंसिस्टेंसी का 85%। सो A is the right answer for question number 70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 71। ये कह रहा है ISI स्टैंडर्ड इवेपोरेशन पेन हैज़ डायामीटर इन mm ऑफ कितना होता है? तो इवेपोरेशन पेन का जो डाया होता है बच्चों
वो होता है 122 सेंटीमीटर, या फिर हम बात कर सकते हैं 1220 mm। ये डायमीटर होता है। अगर इसकी बात करें हाइट की, तो हाइट होती है 25.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है इवेपोरेशन पेन की। सो बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि डायमीटर पूछा, डायमीटर कितना होगा 1220 mm होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कर रहा है बच्चों, ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 72 है, सोइल से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा सोइल से है, और इसने पूछा है अ ड्राई सैंड स्पेसिमेन वाज टेस्टेड इन अ ट्राइएक्सियल मशीन with the cell pressure of 50 kilopascal if the diameter stress sigma d की वैल्यू आपको दे रखी है, it failure was 100 kilopascal, the angle of shearing resistance कितना होगा, ये न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों बिल्कुल 30 डिग्री राइट होगा। जब इसको करेंगे हम, क्योंकि सिग्मा फाई साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा के, तो हमारे पास बिल्कुल आंसर जो होगा वो 1/2 साइन इनवर्स से आ जाएगा, जो कि 30 डिग्री के आसपास से ये लाई करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपने इस सब क्वेश्चन जो है वो अच्छे से कर लिया होगा, और इसका आंसर बिल्कुल 30 डिग्री है वो राइट होगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है इफ पॉइजन रेशियो फॉर अ मटेरियल इज 0.5, अगर किसी मटेरियल का पॉइजन रेशियो जो म्यू है वो 0.5 दे रखा है, देन द इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल, ई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कितनी होगी। तो हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू 2n इंटू 1 प्लस म्यू होता है, ठीक है। तो ई की वैल्यू कितनी होगी, सो ई इज इक्वल टू 2 इंटू n इंटू 1 प्लस म्यू, म्यू की दे रखा आपका वैल्यू 0.5, देन ई इज इक्वल टू 2n 1 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा ई इज इक्वल 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3, तो 3 है। तो ई की वैल्यू जो होगी 3 इंटू n टाइम्स होगी, सो 3 टाइम्स इट्स शियर मॉड्यूलस, सो बी इज द बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है बच्चों, देखिए द एंड पॉइंट ओ स्नैप, क्या द एंड पॉइंट ओ स्नैप मतलब ऑब्जेक्ट स्नैप शॉर्टकट इज एंड एंड इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल ट्राइंगल, स्मॉल स्क्वायर, स्मॉल सर्कल, नन ऑफ दिस। तो कैसे हम करेंगे इसको, तो इसका हो जाएगा हमारा स्मॉल स्क्वायर। क्या होगा बच्चों, स्मॉल स्क्वायर इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 74। अगर हम बात करें एंड की, तो एंड के लिए स्मॉल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसने ऑटोकैड की प्रैक्टिस करी है। तो एंड जो होता है अगर, तो वो होता है स्मॉल स्क्वायर। अगर हम बात करें यहाँ पर मिड पॉइंट की, तो मिड पॉइंट के लिए स्मॉल ट्राइंगल होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे सेंटर की, तो स्मॉल सर्कल बनता है, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसने एंड का पूछा है बच्चों, तो क्या होगा स्मॉल स्क्वायर होगा, बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 74। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है बच्चों द ब्रिक विच आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर बेसिक रिफैक्ट्रीज इन फर्नेस आर। तो बेसिक रिफैक्ट्रीज के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं कौन सी, मैग्नेसाइट ब्रिक, क्या मैग्नेसाइट ब्रिक या फिर डोलोमाइट ब्रिक यूज़ कर सकते हैं, और डोलोमाइट के साथ साथ में बॉक्साइट ब्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं ना, डोलोमाइट और बॉक्साइट, ये सारी ब्रिक्स जो है वो आप बेसिक रिफैक्ट्रीज इन फर्नेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेसाइट ब्रिक, डोलोमाइट ब्रिक या फिर बॉक्साइट ब्रिक, ये सब इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने बीएमसी के क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे। सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है वाई H2O2 इज एडेड इनटू सोइल बिफोर परफॉर्मिंग हाइड्रोमीटर एनालिसिस। सोइल से क्वेश्चन है हमारा है, तो हाइड्रोमीटर एनालिसिस के लिए जो H2O2 जो हम ऐड करते हैं वो क्यों करते हैं बिफोर परफॉर्मिंग हाइड्रोमीटर एनालिसिस, वो करते हैं जितने भी ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं उसको रिमूव करने के लिए, इसीलिए हम H2O2 को ऐड करते हैं। सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 76। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 आरसीसी से, ड्रॉप पैनल इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्रोवाइडेड, किस में प्रोवाइड करते हैं ड्रॉप पैनल, तो वो फ्लैट स्लिप के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं। बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 77। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिगेशन से, मॉइस्चर इक्विवेलेंट कैन बी गिवन बाय। तो मॉइस्चर इक्विवेलेंट जो होता है वो हम देते हैं, वो देते हैं किससे, फील्ड कैपेसिटी से।
फैक्टर आपको दे दिया 2.7, बाकी सब में देखो हाइड्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो मॉइस्चर कंटेंट जो है या फिर मॉइस्चर इक्विवेलेंट है कैन बी गिवन बाय फील्ड कैपेसिटी दैट इज इक्वल टू 2.7 टाइम्स ऑफ फील्ड कैपेसिटी। ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 78। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल इफ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ई की वैल्यू आपको दे रखी है, ये दे रखा है बच्चों 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, देन द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो विल बी। म्यू की वैल्यू आपको या फिर 1/m की वैल्यू आपको पता करनी है। तो हमें पता है कि रिलेशन क्या होता है यंग्स मॉड्यूलस एंड सी एन मॉड्यूलस के बीच में होता है, ई इज इक्वल टू 2n इंटू 1 प्लस म्यू। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, हमारे पास में जो आंसर आएगा वो इसमें से कोई मैच नहीं करने वाला है, ठीक है, क्योंकि ई की वैल्यू हमें यहाँ पर देखिए मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी इज 2 टाइम्स, देन आपको म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, देन ई इज इक्वल टू 2n। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ई की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 2n इज इक्वल टू 2n 1 प्लस म्यू। 2n से 2n यहाँ पे कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 इसमें किसी में भी नहीं आ रहा है हमारे पास, नन ऑफ दिस, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा 79 का। जी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वार्निश। इनमें से कौन सा वार्निश नहीं है ये आपको बताना है। एस्फाल्ट वार्निश, फ्लैट वार्निश, स्पार वार्निश या फिर मिथाइल वार्निश। तो जो बच्चों मिथाइल वार्निश है ये हमारे पास वार्निश का टाइप नहीं है, नॉट अ वार्निश। सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, आरसीसी से है ये आपका क्वेश्चन। ये कह रहा है द क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे shear इज टेकन एट अ डिस्टेंस हाउ मच फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ द कॉलम वेयर डी इज द इफेक्टिव डेप्थ। तो क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे shear कहाँ पे होता है हमारा, टू वे shear की बात करें तो d/2 पे होता है, अगर वन वे shear की बात करें तो वो d पे डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 81। और शेयर के क्वेश्चन यहाँ पे इस पेपर के अंदर 3 आ गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 सर्वे से है। द प्रोसेस ऑफ रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप अबाउ इट्स वर्टिकल एक्सिस इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन की अगर हम टेलीस्कोप को अगर हम रिवॉल्व करें तो वो क्या होता है आपको बताना है। ट्रांजिस्टिंग, स्विंगिंग, ट्रांसमिटिंग या फिर फेस लेफ्ट। अगर बात करें हॉरिजॉन्टल प्लेन के अराउंड बात करें और वर्टिकल एक्सिस के थ्रू, तो हमारे पास में होता है बच्चों स्विंग होता है। क्या होता है बच्चों, स्विंगिंग होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप अबव इट्स वर्टिकल एक्सिस, तो वो होता है स्विंग। अगर बात करें हॉरिजॉन्टल एक्सिस की इन द वर्टिकल प्लेन, तो होता है ट्रांजिस्टिंग, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल बी सही होगा, स्विंगिंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्हीकल इन पेंट। इनमें से कौन सा जो है वो व्हीकल नहीं है पेंट के अंदर। पॉपी ऑयल, लिंसीड ऑयल, टर्पाइनटाइल ऑयल या फिर टंग ऑयल। तो जो हमारे पास में जो टारपेन का तेल होता है, टारपेन का तेल जो होता है वो व्हीकल नहीं होता है, एक वाहक नहीं होता है। टारपाइन जो होता है एक क्या होता है, थिनर का काम करता है। टारपिन जो होता है ना, वो टारपिन जो है वो थिनर का काम करता है। थिनर या फिर थिनर के साथ में बोल सकते हैं सॉल्वेंट का भी काम कर सकता है, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 83। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बीम शोन अबव। बीम के थ्रू आपको बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको एक दे रखा है बीम जिसके नीचे दोनों एंड्स पर रोलर सपोर्ट लगे हुए हैं। हमें इतना पता है कि जो रोलर सपोर्ट दोनों अगर लगे हुए हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इधर भी रोलर है इधर भी रोलर है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, वो फ्री टू मूव है। क्या मूव करने के लिए वो स्वतंत्र है, एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकता है। तो ये स्टेबल तो नहीं होगा। तो इसका मतलब स्टेबल जो भी ऑप्शन में आ रहा है उसको काट दीजिए आप। बाकी बचा अनस्टेबल। तो अब अनस्टेबल है स्ट्रक्चर, लेकिन अनस्टेबल में कौन सा है, डिटर्मिनेट है या फिर इनडिटर्मिनेट। तो इसकी सिंपल सी इक्वेशन होती है एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ सपोर्ट रिएक्शन माइनस अननोन रिएक्शन। तो एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी इज इक्वल टू, अगर हम बात करें यहाँ पर रोलर सपोर्ट की, तो आर की वैल्यू रोलर के लिए कितनी होती है 1, और ये भी रोलर है तो आर की वैल्यू कितनी होगी 1। तो टोटल नंबर्स ऑफ सपोर्ट रिएक्शन 1 + 1 कितनी हो जाएगी 2, और अननोन रिएक्शन कितनी होती है 3। तो कितनी वैल्यू आ रही है -1 आ रही है। अगर किसी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है तो दैट इज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर
एंड अनस्टेबल तो है ही, सो इनडिटर्मिनेट भी है और अनस्टेबल भी है, सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 84। अगर यहाँ पे जीरो वैल्यू आती तो ये डिटर्मिनेट होता, जीरो नहीं आ रही है, सो दैट इज इनडिटर्मिनेट, सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 84। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 फ्रॉम द आरसीसी, मॉड्यूलस ऑफ रैप्चर ऑफ कंक्रीट ऑफ ग्रेड M25 विल बी कितना होगा। तो मॉड्यूलस ऑफ रैप्चर जो हमारे पास में होता है FCR, वो होता है, मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन है, ये होता है 0.7 इंटू रूट ऑफ FCK। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 0.7 इंटू रूट ऑफ FCK, कितना हमारे पास में FCK की वैल्यू कितनी होगी 25, क्योंकि ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना M25 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रूट ऑफ M25 इसका हो जाएगा हमारे पास में 5 इंटू 0.7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3.5 मेगा पास्कल। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 85। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 इज अबव वैल्यू ऑफ पेन कोफिशिएंट ऑफ क्लास ए इवेपोरेशन पेन विल बी। क्लास ए की बात कर रहे हैं बच्चों, तो क्लास ए के लिए जो हमारे पास में एवरेज वैल्यू होती है पेन कोफिशिएंट की क्लास ए इवेपोरेशन पेन के लिए वो कितनी होती है, तो ये हमारे पास में जो होती है वो होती है 0.7 होती है, कितनी 0.7, सो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, चलिए अगर बात करें ISI के अकॉर्डिंग तो वो 0.8 होती है। ठीक है, अगर बात करें क्लास ए की इवेपोरेशन पेन के लिए पेन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.7 होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम सलाइन वाटर, मीडियम सलाइन वाटर 825 डिग्री सेल्सियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ कितना होता है। तो हमारे पास में जो कंडीशंस होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वो 4 होती है, वेरी लो, लो, मीडियम और हाई। तो वेरी लो के लिए अप टू 250 वैल्यू होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और 250 से लेकर 750 तक हमारी होती है कौन सी लो, फिर होती है हमारे पास में मीडियम, फिर होती है हाई। तो जो मीडियम हमारे पास होती है 750 से लेके होती है 2250, और एक होती है हमारे पास में हाई, हाई के लिए होती है 2250 से ज़्यादा। तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास में मीडियम का पूछा है, तो मीडियम के लिए होगा हमारे पास में मीडियम सलाइन वाटर के लिए हमारे पास में जो वैल्यू होगी बच्चों वो जाएगी हमारे पास में 250 टू 750। सी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 87। ओके, चलिए लो, वेरी लो, वेरी लो, लो, मीडियम एंड हाई। ओके, लो, वेरी लो, वेरी लो की बात कर रहे हैं, वेरी लो 250 तक होता है, और फिर बात करते हैं हम लो की, तो वो 250 से लेके 750 तक होता है, और फिर अगर बात करें मीडियम की 750 टू 2250 होता है। अगर बात करें हम हाई की तो वो 2250 से ज़्यादा। ठीक है, तो इसने पूछा है मीडियम सलाइन वाटर की, तो 750 से 2250 के बीच में होता है, तो यहाँ से इसका आंसर ए हो सकता है ना, ए हो सकता है, इसका आंसर ए होगा बच्चों यहाँ से। ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 87। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है एवरेज एंड एरिया फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन एज, एवरेज एंड एरिया फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन एज दैट इज ट्रैपेजोइडल फॉर्मूला। ठीक है, एवरेज एंड एरिया फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन एज ट्रैपेजोइडल फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89, इन मैट्रिक्स चेन नंबर्स ऑफ लिंक पर मीटर रन कैन बी। तो नंबर्स ऑफ लिंक पर मीटर रन होता है वो कितना होता है, क्योंकि एक लिंक का जो लेंथ होता है वो 20 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चेंज करेंगे मीटर में तो हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 1 मीटर में डिवाइड कर लेंगे 0.2, तो हो जाएगा हमारे पास में 5 लिंक्स। ठीक है, सो 5 लिंक्स इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 89। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90, क्वेश्चन नंबर 90 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द डिफेक्ट इन टिम्बर आर करेक्टली मैच्ड। डिफेक्ट दे रखे हैं 4, एक देखा अपसेट, फॉक्सीनेस, स्टार 6 एंड हर्ट 6। ठीक है, तो अपसेट दे रखा है इसने ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी ऑफ अनवेंटिलेटेड स्टोरेज ऑफ वुड। ठीक है, ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी ऑफ अनवेंटिलेटेड स्टोरेज ऑफ वुड, तो बिल्कुल नहीं होता, ये होता फॉक्सीनेस होता है। क्या ये होता फॉक्सीनेस होता है। अगर बात करें यहाँ पर इसकी, ये कह रहा है फॉक्सीनेस इज इक्वल टू ड्यू टू कर्सिंग ऑफ फाइबर रनिंग, ये होता है अपसेट। ठीक है, उल्टा दे दिया तो ए भी गलत है और बी भी गलत है, 1 और 2 ऑप्शन गलत है। थर्ड कह रहा है स्टार सेक, स्टार सेक में क्या होता है रेडियल स्प्लिट्स वाइडेट्स एट द सर्कमफ्रेंस एंड डायमेंस जो कम होती है टुवार्ड द सेंटर, बिल्कुल सही है, स्टार सेक्स के बारे में सही लिख रखा है। और हार्ट सेक लिख रहा है क्रेक वाइडेट्स एट द सेंटर एंड डायमेंसिंग टुवार्ड द आउटर सर्कल, बिल्कुल हार्ट सेक के बारे में सही लिखा है। सो
3 और 4 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 किस में आ रहा है बच्चों? 3 और 4 आ रहा है हमारा सी के अंदर। तो सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए 90 का आंसर होगा हमारा 3 और 4 वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे डू नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट? कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता? तो हमारे पास में कौन सा होता है बच्चों? तो जो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट जो है वो कौन सा फॉलो नहीं करता? ट्रेवर्सिंग करता है, प्लेन टेबल करता है, ट्रायंगुलेशन करता है, लेकिन टाइकोमेट्री वो फॉलो नहीं करता। बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 91। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 91 is infiltration rate is always less than the infiltration capacity, equal or less than the infiltration capacity, equal or more than the infiltration capacity and more than the infiltration capacity। so डायरेक्टली ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इन्फ्लिट्रेशन रेट होता है वो होता है ऑलवेज इक्वल और लेस देन द इन्फ्लिट्रेशन कैपेसिटी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 92। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 इज द करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज। रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन जो एरर होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन करेक्शन जो होता है हमारा वो एडिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। अगर बात करें कर्वेचर करेक्शन की तो वो होता है हमारा ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव। अगर बात करें कंबाइंड की तो वो भी क्या होता है? सब्सट्रैक्टिव होता है। तो अगर इसने पूछा है करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन तो वो होता है एडिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 आरसीसी से है। अ सिम्पली सपोर्टेड बीम हैविंग क्लियर स्पान 5 मीटर। एक सिम्पली सपोर्टेड बीम है बच्चों, ये सपोर्ट लगा रखें, सपोज कोई सपोर्ट या फिर कोई दीवार है, वॉल है, और ये इसकी क्लियर स्पान है, और इस क्लियर स्पान की वैल्यू आपको दे रखी है 5 मीटर। सपोर्ट विड्थ दे रखी है, जो सपोर्ट विड्थ है ये दे रखी है 300 mm बोथ साइड्स। हैज द क्रॉस सेक्शन एज शोन इन फिगर बिलो, व्हाट इज द इफेक्टिव स्पान? एल की वैल्यू क्या होगी? तो एल कहाँ से कहाँ तक होती है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट्स, ये क्या होती है बच्चों? एल होती है। एल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल सी प्लस जितना भी सपोर्ट है उसका हाफ। ठीक है, एल सी प्लस क्या कर लोगे यहाँ से हम, यहाँ पे हम करेंगे 1 बियरिंग, मतलब हाफ ऑफ 1 सपोर्ट और हाफ ऑफ 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगी? 1 बियरिंग आ जाएगी हमारे पास में। या फिर एल निकालने का फॉर्मूला एक और बनेगा एल सी प्लस डी, दो चीज़ें दे रखी है और 1 बियरिंग के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एल सी, एल इज इक्वल टू एल सी दे रखा आपको 5 मीटर, और 1 बियरिंग की वैल्यू आपको दे रखी है 300 mm, तो ये हो जाएगा 0.3, कितना हो जाएगा? 5.3 मीटर। एक तो वैल्यू हमारे पास में ये आ रही है, और एक एल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में एल सी प्लस डी का है। तो एल सी दे रखा है आपको 5 मीटर का, प्लस डी, डी क्या है? इफेक्टिव डेप्थ है बीम की, दे रखी है आपको 500 mm दे रखी है। तो इसको चेंज करेंगे मीटर के अंदर तो 0.5 हो जाएगा, और ये हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5.5 मीटर। तो यानी कौन सी होती है? विच एवर लेस दैट इज 5.3। 5.3 किस में आ रहा है आप देख लीजिए ऑप्शन के अंदर, mm में दे रखा है आपको, दे रखा है 5300 mm। सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 93। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 का आंसर हमारे पास में आ गया है 5300 mm, 5.3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 के बाद में 95। ओके, 95 क्वेश्चन ये कह रहा है, वाटर टैंक का क्वेश्चन आपके सामने है। इन द डिजाइन ऑफ सर्कुलर ओवरहेड वाटर टैंक्स द राइज ऑफ डोम इज टेकन ऑफ वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ डोम। तो जो हमारे पास में जो वाटर टैंक होता है उसका बात करें, ओवरहेड वाटर टैंक की बात करें, राइज ऑफ डोम जो होता है वो डायमीटर का 1/7 होता है। सो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 95। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिट ऑफ परसेंटेज पी ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम। तो कितना होता है? तो ये होता है मिनिमम जो हमारे पास में होता है 0.8% ऑफ एजी से लेके 6% ऑफ ग्रोस एरिया, इतना होता है। 0.8 to 6% ऑफ ग्रोस एरिया होता है। सो सी इज द एक्यूरेट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 96। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 ये कह रहा है द बकलिंग लोड फॉर ए गिवन मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, कि बकलिंग लोड किस पे डिपेंड करेगा? गिवन लोड के लिए किस पे डिपेंड करेगा? हमें इतना पता है कि बकलिंग लोड निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो होता है P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर मैं यहाँ से आई को ओपन करूँ तो आई हमारे पास में क्या होता है? सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया होता है।
सो P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर E इंटू आई। आई क्या होता है? सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, है ना, A इंटू आर अपन में क्या, एल ई स्क्वायर। तो एल ई स्क्वायर की डिवाइड में आर इंटू आर, मतलब आर स्क्वायर एल ई अपन आर करेंगे, हमारा लेमड़ा आएगा। ठीक है, तो लेमड़ा क्या होता है? स्लेंडरनेस रेशियो होता है। तो लेमड़ा हमारे पास में होता है स्लेंडरनेस रेशियो, एंड किस पे डिपेंड कर रहा है? ई पे डिपेंड कर रहा है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। सो बी इज द राइट आंसर। पोजीशन रेशियो पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, कहीं पे इस फॉर्मूला के अंदर कोई पोजीशन रेशियो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ए गलत हो गया, और पोजीशन रेशियो सी में भी आ रहा है, सी भी गलत हो गया, और डी कह रहा है स्लेंडरनेस रेशियो एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका जो आंसर होगा वो होगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है बच्चों, सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 97। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। अंडर कांस्टेंट लोड द क्रीप स्ट्रेंथ इन कंक्रीट क्या होता है? टाइम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, सस्टेन लोडिंग जो हमारे पास में होती है। सो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 98। मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें रिपीटेबल ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। द डबल मास कर्व टेक्निक इज अडॉप्टेड टू। ये हमारा टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से ही आए हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 99, द डबल मास कर्व टेक्निक इज अडॉप्टेड टू। तो डबल मास कर्व की टेक्निक हम किस लिए अडॉप्ट करते हैं? तो कंसिस्टेंसी के लिए हम अडॉप्ट करते हैं, रेन के लिए। ठीक है, सो डबल मास कर्व टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ रेन केज रिकॉर्ड। ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 99। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू क्या होती है आपको बताना है। किसका बात कर रहा है? वेल ग्रेडेड ग्रेवल की बात कर रहा है। तो ग्रेवल की बात कर रहा है, तो ये वैल्यू जो हमारे पास में होती है 4 के इक्वल होती है। अगर बात कर रहा है, ये तो ग्रेवल के लिए हमारे पास में। अगर बात करें सैंड के लिए, तो सैंड के लिए कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू होती है, वो होती है 6। ठीक है, तो इसने पूछा ग्रेवल का, तो 4 के बराबर होगा। ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 100। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर विल बी। ओके, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी क्या पूछा है बच्चों? आरसीसी स्ट्रक्चर का पूछा है, क्या होगा स्क्रैप वैल्यू? नेगेटिव। देखो पहले बात को मैं बात बता दूं कि जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, जीरो भी हो सकती है। जैसे कोई हमें बिल्डिंग की लाइफ पूरी हो गई, ठीक है, और उस बिल्डिंग को हमें क्या करना है? कोलैप्स करना है। ठीक है, अगर वो आरसीसी की बनी हुई हैं, तो आरसीसी का जितना भी मटेरियल है, कंक्रीट है, सरिया है, काम नहीं आएगा, और उसको डिसमेंटल करने के बाद में वहाँ से उठाना काफ़ी खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो आरसीसी का जो स्क्रैप वैल्यू होता है बच्चों, आरसीसी बिल्डिंग का, आरसीसी स्ट्रक्चर का, वो नेगेटिव होता है। क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर की, तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ए इज़ द, क्योंकि आरसीसी का जो हमारे साथ आपको हमेशा ध्यान रखना है, आरसीसी स्ट्रक्चर को अगर आप डिसमेंटल करवाओगे, तो डिसमेंटल के बाद में जितना भी स्क्रैप है उसको वहाँ से साफ करवाना, वहाँ से उठाना, वहाँ पे मजदूर लगवाना, मशीनरी लगवाना, उसमें जो खर्चा आएगा ना, वो स्क्रैप वैल्यू के बराबर आएगा ही नहीं। सो दैट इज वो नेगेटिव में जाएगा। सो ए इज़ द राइट आंसर, नेगेटिव होगा स्क्रैप वैल्यू आरसीसी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने। इन अ रेनफोर्स्ड एंड प्लेन कॉन्क्रीट फुटिंग रेस्टिंग ऑन सॉइल। क्या पाइल पर नहीं है, सॉइल पर है। थिकनेस एट एज, किनारे पर थिकनेस कितनी होगी? फुटिंग सेल नोट बी लेस देन, तो कितनी होती है बच्चों? 15 सेंटीमीटर होती है। तो 15 सेंटीमीटर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, 10, 20, 25 दे रखा है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, अगर बात करता पाइल पे तो होगा 30 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 आपके सामने ये रहा। सोइल से है ई लॉग पी कर्व, द स्लोप ऑफ ई लॉग पी कर्व जो आपको है वो सोइल मास क्या देता है? वो कंप्रेशन इंडेक्स की बात करता है। सो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 103। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 104 आरसीसी से है। इन आरसीसी बीम ऑफ विड्थ दे रखा आपको स्मॉल बी एंड ओवरऑल डेप्थ डी एक्सीडिंग 750 mm। ठीक है, 750 mm से ज़्यादा जा रहा है इसका डेप्थ कैपिटल डी, देन
साइड फेस रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड, बिल्कुल रिक्वायर्ड होगा क्योंकि 750 से ज़्यादा डेप्थ जा रही है। एंड आपको दे रखा है अलाउबल एरिया कितना होगा ऑफ मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट का, तो मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट होता है 4% ऑफ BD, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर साइड फेस की तो 0.1% होता है, ठीक है। और इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं दोनों साइड लेफ्ट और राइट के अंदर, तो 0.1 साइड फेस रेनफोर्समेंट और मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट 4% किस में आ रहा है, वो आ रहा है हमारा डी के अंदर। डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 104। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 आपके सामने ये रहा, सोम से है। ये क्वेश्चन कह रहा है अ कैंटिलीवर बीम इज शोन इन द फिगर, द मूवमेंट टू बी अप्लाइड एट फ्री एंड, यहाँ पे कितना मूवमेंट हम अप्लाइड करेंगे फ्री एंड पर फॉर 0 वर्टिकल डिफ्लेक्शन। एक कैंटिलीवर बीम जिसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर, इसके फ्री एंड पर पॉइंट लोड लग रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ 9 kN। डाउनवर्ड करेगा इसका मतलब नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, और इस डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा बच्चों इस तरीके से, ये डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करने के लिए आप कितना मूवमेंट, क्योंकि जो ये जो डिफ्लेक्शन आएगा इस लोड के कारण डिफ्लेक्शन आएगा, वो करेगा हमें यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, और इसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाना पड़ेगा। इतना तो पता चल गया हमें, इतना पता चल गया कि हमें क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाना होगा। अब क्लॉकवाइज सब में ऑप्शन में क्लॉकवाइज 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 ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन कितना लगाना होगा हमें मूवमेंट, इसकी बात कर लेते हैं। तो हमें पता है कि इसको रेजिस्ट करने के लिए हमने इसके इक्वल पर्पस में, इसके लिए रिड्यूस करने के लिए हमें मूवमेंट लगाना होगा, कितना लगाना होगा वो हमें पता है कि अगर इसका बात करें पॉइंट लोड के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की, वो हमारे पास वैल्यू होती है WL3/3EI। और कितना मूवमेंट इसको रेजिस्ट करेगा 0 डिफ्लेक्शन के लिए, तो वो इसको इक्वल करेंगे हम ml²/2EI के, ठीक है। और EI to EI कैंसिल हो जाएगा, और L² यहाँ आ रहा है, L³ यहाँ आ रहा है, तो L³ यहाँ से L बचेगा, L² कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से फाइनल हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, W × L डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू m/2। अगर यहाँ से हम m की वैल्यू निकालें तो जाएगा 2WL/3, मूवमेंट इज इक्वल टू 2 × W की वैल्यू दे रखी है आपको 9 × L दे रखा है आपको 2 मीटर का, तो 2 × 9 × 2 डिवाइडेड बाई 3, सो दैट इज इक्वल टू 2 × 9, ये हमारा 18 हो जाएगा, 18 × 2 हो जाएगा हमारे पास में 36 डिवाइड में कितना है 3, सो दैट इज इक्वल टू 12। अब हमें पहले पता चल गया था क्लॉकवाइज था, क्या पहले पता चल गया था कि क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज में कितना 12 किलोमीटर इंटू मीटर, तो क्लॉकवाइज में 12 किस में आ रहा है बच्चों, ये एंटी क्लॉक है, सॉरी यहाँ पे एंटी क्लॉक दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और यहाँ दे रखा है 12 किलोमीटर क्लॉकवाइज, तो ए ही इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 105 आंसर क्या होगा बच्चों, ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 105। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इरिगेशन से है। अकॉर्डिंग टू केनेडी द critical velocity V0 in meter in a channel is the mean velocity which keeps the channel free from slitting or scoring. Its value is given by where m is critical velocity ratio and d is the depth of channel. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, V0 is equal to 0.55 m into d की पावर 0.64, C is the right answer for this question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, F L is the length and B is the width of brick and T is the thickness of mortar, then relation between this क्या होगा, तो वो होता है L is equal to 2BT। ये एसएससी के अंदर पहले भी क्वेश्चन आ रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a type of argillaceous rock, cyanite, dolomite, laterite या फिर none of these। तो जो laterite होती है बच्चों, which is the type of argillaceous rock, so C is the right answer for question number 108। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 109, the bound water by weight percentage required for complete hydration of cement is about, कितना होता है 15%, 38%, 40% या 23%, तो वो होता है कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए हमारे पास में 23 होता है, कितना 23% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 110, द अनट्रेन्ड shear strength of soil clay, सॉफ्ट क्ले की बात कर रही है,
कैन बी डिटरमाइन इन लेबोरेटरी बाय डायरेक्ट सीयर टेस्ट, वैन सीयर टेस्ट, ट्राइएक्सियल कंबशन टेस्ट या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे सॉफ्ट क्ले की बच्चों, तो सॉफ्ट क्ले के लिए जो हमारे पास में होता है वो होता है वेन सीयर टेस्ट होता है। अनड्रेन्ड सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले कैन बी डिटरमाइन इन लेबोरेटरी बाय वेन सीयर टेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, मैग्नीट्यूड ऑफ shear स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ शाफ्ट ड्यू टू अप्लाइड टॉर्क वेरीज फ्रॉम। तो जीरो होता है सेंटर पर और मैक्सिमम कहाँ पे होता है, सर्कमफ्रेंस पर। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 111। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 आपके सामने ये रहा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हेन सीमेंट इज टेस्टेड फॉर सेटिंग टाइम ऑन गेजिंग इट शोज क्विक सेटिंग। क्या, फॉर गेजिंग इट शोज क्विक सेटिंग, क्विक सेट कब होगा, जब एल्यूमिना की परसेंट जो होगी वो हाई होगी। दिस फिनोमिना इज नॉन एज फ्लैश सेट। क्या, दिस फिनोमिना इज नॉन एज फ्लैश सेट ऑब्वियसली ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू परसेंस ऑफ हाई। हाई किसके कारण, एल्यूमिना के कारण। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इन सीमेंट बिल्कुल सही है, एल्कलीज इन सीमेंट बिल्कुल सही है, एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S इन सीमेंट बिल्कुल गलत है। सो 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो 1 and 2 किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 112। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 आपके सामने ये रहा। ये भी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन था, मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन है। ठीक है, मिनिमम क्लियर कवर इन mm टू द मेन स्टील बार इन स्लेब, बीम, कॉलम एंड फुटिंग कितना होता है रेस्पेक्टिवली। तो स्लेब में 15, बीम में 25, कॉलम में 40 और फुटिंग के अंदर 50 भी होता है, 75 भी होता है। तो यहाँ से मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो हमारे पास में होगा वो होगा सी। सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 113। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 114, व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कितना होता है, 19 by 9 by 9 सेंटीमीटर होता है। ये mm में दे रखा है, तो 190 mm by 90 mm by 90 mm होगा। ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 114। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट इज 20 मेगापास्कल। ऑब्वियसली इतना ही होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट का FC के M20 का 20 होगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 20 मेगापास्कल। कितना, 100% से ज़्यादा स्ट्रेंथ उसके अंदर गेन हो जाए। कितने क्यूब के लिए, 100 क्यूब्स के लिए मेड विद दिस, मतलब 5% का फॉल होगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, 95। सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 115। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है, पढ़िए समझिए देन आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 116 है। द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑब्टेन बाय द एंड एरिया फॉर्मूला एंड प्रिज्मोइडल फॉर्मूला इज नोन एज, कर्वेचर करेक्शन तो होगा ही नहीं, आठवां करेक्शन, प्रिज्मोइडल करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, तो जो डिफरेंस होता है एवरेज एरिया, एवरेज एंड एरिया फॉर्मूला एंड प्रिज्मोइडल फॉर्मूला जो हमारे पास में होता है वो होता है प्रिज्मोइडल करेक्शन होता है। क्या, प्रिज्मोइडल करेक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 आपके सामने ये रहा। The assumptions made in the theory of torsion are as under. Assumptions made in the theory of torsion are under. तो टोर्जन की केस की बात करें, उसकी assumptions क्या क्या होती है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या assumptions है देखिए। The material of the shaft is homogeneous, isotropic and perfectly elastic। बिल्कुल सही है, A is the right answer, right statement, assumption सही है। और B assumption हमारे पास में है the material obeys Hooke's law एंड द स्ट्रेस रिमेन्स विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बिल्कुल बी भी सही स्टेटमेंट है। सी कह रहा है द ट्विस्टिंग कपल्स एक्ट इन द ट्रेवर्स प्लेन ओनली। बिल्कुल सही है, ट्रेवर्स प्लेन में एक्ट करेगा, सी सही है। एंड डी कह रहा है ऑल रेडाइल्स रिमेन्स स्ट्रेट आफ्टर टोर्जन। तो टोर्जन आने के बाद में भी जितनी भी रेडियस है वो रिमेन्स स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। सो डी भी सही है। सो इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन जो होगा बी सही होगा, जिसके अंदर ए बी सी और सारे सारे ऑप्शन को सही बताया गया है। तो बिल्कुल सारे सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं, जितने भी एजम्पशन दे रखी है सही है अकॉर्डिंग टू टोर्जन। तो बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 117। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 आपके सामने ये रहा, ऑटोकेड से है। The object should be selected by for stretching any object in AutoCAD।
अगर हमारे पास में कोई, जैसे हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है और आपको एक कर्सर दिख रहा है, ये हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स है, अगर आपको इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, द ऑब्जेक्ट शुड बी सिलेक्टेड बाय स्ट्रेचिंग एनी ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ, तो वो क्या होता है बच्चों, इन ऑटोकैड होता है क्रॉस विंडो सिलेक्शन मेथड। क्या क्रॉस विंडो सिलेक्शन मेथड होता है। बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ऑफिस शुड हैव सरफेस एरिया नॉट लेस देन इन मीटर स्क्वायर पर केजी, तो वो होता है हमारे पास में 225। डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, द रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात कर रहा है ऑफ द 4 बॉक्स कंपाउंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो C4AF की होती है, सबको पता होना चाहिए। तो ए और बी ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो गए यहाँ से। डिसेंडिंग की बात करें तो फिर हमारे पास में आता है C3A आता है, ठीक है। पहले सबसे पहले हमारे पास में हीट ऑफ हाइड्रेशन किसमें होगी, एल्यूमिना जिसमें कंटेंट बोगस कंपाउंड में होगा उसमें होगा, तो C4AF सबसे ज़्यादा होती है, फिर C3A के अंदर, फिर C3S में, फिर C2S के अंदर। तो यहाँ से इसका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो इसी के साथ में हमने यहाँ पे डिप्लोमा RSM JEN सिविल डिप्लोमा के क्वेश्चन 120 कर लिए हैं, और आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन जो है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है आपके सही होंगे, ठीक है। अब आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने मार्क्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, बाकी आप कमेंट करके बताइए। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।